वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास ग्रेजुएशन का लेक्चर नंबर 50 या लेक्चर नंबर 50 करने वाले हैं। आज का टॉपिक यानी कि जो उन्वान होगा वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बेटा। हम लोग जो आज टॉपिक को कवर अप करेंगे वो डिमांड फॉर पाकिस्तान होगा। ये पाकिस्तान की तलब हमें क्यों हासिल हुई थी और क्या उसके पीछे रीजंस थे, क्योंकि हम आज का ये न्यू न्यू टॉपिक है। क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक कवर अप किए हैं वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम लोग न्यू टॉपिक से हम डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर नोट करा होगा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर डिमांड फॉर पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान की तलब हमें क्यों हुई थी और क्या वजह थी। चलें इस टॉपिक का हम आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक को आगाज़ करने से पहले हम लोग अपने जो प्रीवियस लेक्चर और लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 49 में, उसमें हमने डिस्कशन की थी कि रेड क्लिफ अवार्ड क्या था, रेड क्लिफ अवार्ड क्यों आया था और उसकी क्या वजूहत थी और उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था मुसलमानों पर। हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर कोई चीज़ समझना तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस लेक्चर का लिंक लास्ट लेक्चर के इसी टॉपिक में रख दूंगा। ठीक है बेटा। आज के टॉपिक के हिसाब से आपके पास जो सवाल आता है आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि आप जस्टिफाई करें यानी कि जस्टिफिकेशन दें कि डिमांड फॉर पाकिस्तान क्यों हुई, तलब है पाकिस्तान यहाँ पे मुसलमानों के लिए क्या वजह बन गई थी कि उन्होंने अपना एक अचीवमेंट और पाकिस्तानी की इस्लामी रियासत का एक पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आ गए थे। तो उसमें अगर देखा जाए बेटा तो हमारी जो तलब थी वो कोई बेकार की कोई तलब नहीं थी, कोई फजूल की कोई तलब नहीं थी। वो मसला इतना था कि हमारे पास ये एक जो कॉन्सेप्ट था कि हिंदू मुसलमान जो हैं वो हमेशा अमन पसंद के साथ इंडिया में रह रहे थे ओवर सेंचुरीज, यानी कि 1000 साल से भी ज़्यादा हम लोग रह रहे थे। लेकिन साउथ एशिया का जो असल कॉन्सेप्ट था वो तो हिंदूज के सपोर्ट में ही था। वो इसलिए था क्योंकि बेटा यहाँ पे इंडियन मुसलमानों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी उस वक्त खड़ी हुई कि जब यहाँ पर हमें एहसास दिलाया गया कि हम मजहबी लिहाज से जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और मुख्तलिफ के लिहाज से जब बरतानिया के लोग आए यहाँ पर तो हिंदुओं ने बाकायदा बरतानिया का साथ इसलिए ग्रेट एफर्ट से दिया क्योंकि उनको पता था कि मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है वो यहाँ पर अब ख़त्म होने वाली है। लेकिन यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट था और नेशनल कैरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट था मुसलमानों के दरमियान, उसी को ख़त्म करने पर यहाँ पर बरतानिया ने फुल फ्लैश कोशिश की थी अपनी हिस्ट्री के हिसाब से। और पाकिस्तान की जो क्रिएशन थी, जो इस्लामी रियासत का कॉन्सेप्ट था, वो कोई ऐसा आम मामूली कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना काविशें थीं या बहुत ज़्यादा मसाइल भी थे। तो दोनों चीज़ों का अगर हम लोग नोट करें तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारी कौमी जो एक इमेज थी और जो हमारी जो मज़हबी शनाख्त थी उसको ख़त्म किया जा रहा था। क्योंकि यहाँ पर पहले ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जब बाद में कॉन्सेप्ट आया तो वो कॉन्सेप्ट क्या बना था, टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट बना था। और इसकी स्ट्रगल में क्या हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट जो आ रहा था वो हिंदू मुस्लिम सेपरेशन के ऊपर हुआ। क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल चुका था कि यहाँ पे अब दो कौमें रहती हैं, एक कौम का कोई कॉन्सेप्ट पहले भी नहीं था। और अगर आपने अगर नोट करा हो तो यहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात कर दी थी कि हम लोग जितनी भी यहाँ पे हमारी जो काविशें रही, हमने ज़िंदगी जो यहाँ पे गुजारी हिंदू मुसलमानों के दरमियान, वो हमेशा टाउन्स थे यानी कि शहर थे, इलाके थे और विलेज और गांव थे सिर्फ। इसके अलावा यहाँ पर और कोई मामला नहीं तय हो रहा था, क्योंकि अगर तय होना होता तो पहले यहाँ पे कौम की हमारी शनाख्त जो होती वो बन चुकी होती। लेकिन हमारे यहाँ पे भी कोई कौम की शनाख्त नहीं थी बिकॉज ऑफ ब्रिटेन्स। जब वो यहाँ पर आ गए तो उनके इनहेबिटेंट्स होने की वजह से यहाँ के लोग जो पहले ही रह रहे थे उनके इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो गए थे और हमें एहसास हो चुका था कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिफरेंस में जाती हैं। अब वो कुछ चीज़ें ऐसी डिफरेंस में क्या है, अगर उसमें पहली चीज़ देखी जाए तो बेटा पहला रिलीजन आता है। आपने नोट कर लिया होगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है यानी कि मुसलमानों का जो कॉन्सेप्ट है वो तौहीद है, यानी कि वननेस ऑफ अल्लाह है और इक्वालिटी ऑफ मैन है। जबकि हिंदूज के कॉन्सेप्ट में आज भी कहीं ना कहीं, मैं किसी हिंदुओं की बुराई नहीं कर रहा हूँ या मेरे से हिंदुओं से बेटा कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ यहाँ पर यह है कि यहाँ पे जो उनका कॉन्सेप्ट आता है, उनका जो तस्वुर आता है मल्टीपल गॉड्स का आता है। और यहीं के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी 4 क्लास सिस्टम जो अब तक चल रही है उसके बिहाफ पर मुसलमानों और हिंदुओं में अभी भी थोड़ा बहुत इख्तलाफ है। और उस इख्तलाफ को अगर हम लोग अगर ज़्यादा डिस्कस करने पर आए तो उसके बाद जो सबसे अहम डिस्कशन होती है वो कल्चरल होती है, सकाफती होती है। अब उसके हिसाब से अगर नोट करो तो बेटा आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि मुसलमान कहीं न कहीं अपने जो एक मिसाल के तौर पर, कि आपको मिसाल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ कि हमारी सकाफ़ती लिहाज से जब हमारे मुसलमानों के दरमियान निकाल पाता है तो हम उसको दफ़नाते हैं, हिंदूज़ उसको जलाते हैं। और जबकि हिंदूज़ का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो गौ माता है उनके हिसाब से वो उनकी इबादत गाह है और उन इबादत गाहों के हिसाब से वो नोट करते हैं। जबकि मुसलमान जो है उन्हीं का
कुर्बानी करके गोश्त खाते हैं। तो अब ये एक ऐसा मेजर डिफरेंस था जहाँ पर हमें ये उकसाया गया था और हमने इसको मानना भी शुरू कर दिया था। अब इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो तीसरा मेजर पॉइंट जो आता है वो एजुकेशनल सिस्टम आता है बेटा। अब आपने अगर नोट करा होगा एजुकेशनल सिस्टम के हिसाब से हिंदूज़ की जो एजुकेशनल एडवांसमेंट थी वो बहुत ज़्यादा थी और वो ज़्यादा तेज़ी से पिकअप कर रहे थे, रेडली क्विकली पिकअप कर रहे थे अंग्रेजी को, क्योंकि उनका पूरे का पूरा जो रुझान था वो अंग्रेज़ों की तरफ था। जबकि मुसलमानों को तो बैकवर्ड कर दिया गया था, नीचे कर दिया गया था और आपको पता है कि उनके राइट्स जितने भी थे, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो या इकोनॉमिकल हो, वो सारे राइट्स खत्म कर दिए गए थे। तो उनको मॉडर्न एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था और पहले भी हमारी एजुकेशन सिस्टम का इतना ज़बरदस्त हाल नहीं था क्योंकि हम लोग को पता था कि हम लोग मॉडर्नाइज़ नहीं, आज जदीद दौर के साथ नहीं चल पा रहे। जब नहीं जदीद दौर के साथ नहीं चल पा रहे तो हमारी माशी हालात भी वैसी ही डाउनफॉल हो रही थी। अब वैसी डाउनफॉल के हिसाब से अगर चौथी चीज़ देखी जाए तो लैंग्वेज आती है बेटा, ज़बान आती है और ज़बान के हिसाब से जो उर्दू लैंग्वेज है वो बड़ी ज़बरदस्त ज़बान है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि इसमें अरेबिक स्क्रिप्ट के अलावा बहुत सारी अदर ज़बानें भी, दूसरी ज़बानें भी मौजूद हैं। जबकि हिंदी के कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो उसमें संस्कृत लिखी जाती है और ज़्यादातर यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था हिंदू और इसके ऊपर उर्दू कंट्रोवर्सी के ऊपर। और जब इसके ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुई, इख्तलाफात हुए, तो उसी के बिहाफ़ पर हमें ये समझ में आ जानी चाहिए थी कि यहाँ पे अब 2 कौमें बस चुकी हैं और 2 कौमें बसने के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिफरेंस ऑफ आइडियाज़ भी आ गए थे। अब सोच भी अलग-अलग होना शुरू हो गई थी। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुसलमानों का कॉन्सेप्ट पूरा कुरानिक है, इस्लामिक है और उनके दरमियान में फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट आता है, ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट आता है। अगर कोई भी इंसान, चाहे वो कोई भी हो और मुसलमान यानी कि इस्लाम के दायरे में आता है, तो उसके अंदर इंसानियत का कॉन्सेप्ट खुद ब खुद डेवलप हो जाता है। जबकि हिंदुइज़्म में अगर क्लास सिस्टम मौजूद है तो कहीं न कहीं फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट तो है मगर बहुत कम है। और जब कम है तो इट मीन्स उनके कास्ट सिस्टम की वजह से उनको जो पूरा निज़ाम जो चल रहा है हिंदुइज़्म में वो कहीं न कहीं तनाव का ज़रिया बन जाता है। और बरतानिया को इस पर ज़्यादा इन्हिसार इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उनके कास्ट सिस्टम की वजह से जब उनके ज़्यादा वेरिएशंस हैं तो उनको तोड़ना आसान है, जबकि मुसलमानों को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। और इसी के बिहाफ़ पर अगर हम लोग नोट करें तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ आती है कि जो बड़ा कॉन्सेप्ट आता है कि कहीं न कहीं मुसलमानों में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मेजर कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं नोट करना चाहूँ तो मुझको जो मेजर फैक्टर आता है वो डिमांड के ऊपर जितने भी उनकी जो रुझान था मुल्क का, और मुल्क का रुझान इसलिए बना क्योंकि उनकी सोच भी डिफरेंट हो गई। जब सोच डिफरेंट हो गई तो कहीं न कहीं हमारा कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट हो गए और जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट जब आना शुरू हुआ तो उसमें मेजर कॉन्फ्लिक्ट किसका है? वो आया पॉलिसी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का, यानी कि पॉलिसी मेकिंग में भी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो 20th सेंचुरी में भी हिंदूज़ और ब्रिटन्स ने जब दोनों ने मिलकर अपने हैंड शेक किया, यानी कि आज भी अगर देखा जाए तो वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो उसमें भी अगर हम लोग नोट करें तो आज भी मुसलमानों की जो अखलाकी लिहाज से, समाजी लिहाज से, माशी लिहाज से या सियासी लिहाज से, इस सब के लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं मुसलमानों को रिज़र्व कर देते हैं और उनकी जुडिशरी अगर देखा जाए, चाहे वो सिविल हो या जुडिशियल हो या मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स हो ब्रिटेन की, वो ज़्यादातर है मुसलमानों को। लेकिन ऑफिशियली जो बड़े ओहदे थे उनमें किसको दिया जा रहा है? ऑब्वियसली हिंदुओं को दिया जा रहा है। जब हिंदुओं को दिया जा रहा है मीन्स कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट। और उसी के बिहाफ़ पर एजुकेशनल सिस्टम जो इस्लामिक था, जिसमें मदरसों का कॉन्सेप्ट था, उसको हटाकर सबसे बड़ा जो फ़ोर्स किया गया कि मुसलमानों को क्रिश्चियनिटी के ऊपर रखा गया। प्लस उनको ये बताया गया कि अपने रिलीजन को आप एक्सेप्ट करें, उन पर कंपेल्ड, उन पर यानी कि ज़ोर-ज़बरदस्ती दी गई, तभी हम आपको इख्तियारात देंगे। फिर तो बेटा हमें लग रहा था ना कि हमारे पर कहीं न कहीं तनाज़ात आएँगे और कहीं न कहीं हमारे पास ज़ुल्म भी हो रहा है। और उस ज़ुल्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर एट्रोसाइट्स, यानी कि अगर आप नोट करो तो कांग्रेस ने बाकायदा मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म ढाया कि उनके गोश्त खाने पर भी बैन कर दिया गया, क्योंकि काऊ, उनकी जो गौ माता है, उसके हिसाब से उनका जो मेन पर्पस आता है उनके हिसाब से तो वो वर्शिप का बेटा है। और जहाँ मुसलमानों की बात आती है तो आपको मैंने बताया भी था बेटा, ईद उल अज़हा के तौर पे हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं, कुर्बानी का गोश्त खाते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस था। बाकायदा मुसलमानों को उस वक्त बहुत किया गया कि अज़ानों पर पाबंदी कर दी गई, ज़ुबान पर पाबंदी करवा दी गई। इवन के इवन को इतना इंटरप्ट किया गया कि बस नहीं, ये हकीकत है बेटा, और ये शुरू हो चुका था क्योंकि हिंदुओं के कॉन्सेप्ट में एक चीज़ आ गई थी, विद्या मंदिर स्कीम का कॉन्सेप्ट। और इसमें अगर देखा जाए तो नॉन हिंदूज़ जितने भी थे उनको कन्वर्टेड करके हिंदूज़ में बाकायदा कंपल्शन के तौर पर, ज़ोर ज़बरदस्ती के तौर पर यह काम करवाया जा रहा था। और हमें ये मालूम पड़ गया था कि कांग्रेस क्लियरली ये करना चाह रही है कि इंडिया जो है वो अब किसके हक में है और किस पर जाता है, यानी किसके बिलोंग में, हिंदूज़ और ब्रिटेन्स के दरमियान। मुसलमानों की ख्वाहिशात अब यहाँ पर वैसी नहीं है जितना हिंदुइज़्म का कॉन्सेप्ट। और इसी बात पर मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़ा एक ऐलान भी कर दिया था कि अब यहाँ पे 2 कौमें बसती हैं, दैट इज़ नोन एज़ हिंदू एंड ब्रिटेन्स। और हमारे को अगर देखा जाए तो अब ये 2 पार्टीज़ अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो मीन्स यहाँ पे कांग्रेस और ब्रिटेन का नहीं चलेगा। इसके बिहाफ़ पर अगर देखा जाए तो इस पॉइंट
राइट्स है, क्या पे मुसलमानों को बाकायदा जब बड़ी धरती से जिनोसाइडल भी यहाँ पर हुई है। अब आपने अगर नोट किया होगा कि ये वो सारे कॉन्सेप्ट थे जो उस वक्त चल रहे थे, जब उस वक्त कॉन्सेप्ट ये चल रहे थे, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ जब जुल्म आप ढाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्सेप्ट में ये आ जाएगा कि हम लोग अब यहाँ पर एक करेंगे, तो इट मीन्स ऐसी चीजें आ जाएंगी कि जहाँ पर हम लोग पूरा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। और जब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम आएंगी वो इसी को रखते हुए आएंगी, और इसी को रखते हुए हम लोग ने छोड़ना होगा। तो अगर आप लोग नोट करो तो इस बात पर हम लोग कंक्लूजन निकलें, आखिरी हर्फ अगर हम देखें, तो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जब इतना ज़्यादा गैप आना शुरू हो जाएगा, जब गैप आएगा तो मीन्स कहीं ना कहीं हमारे इख्तलाफात और बढ़ना शुरू होंगे। और मजीद इख्लाफात अगर बढ़ने शुरू हो गए, डिफरेंसेस बढ़ना शुरू हो गए, तो फिर हम लोग बेटा जंग की तरफ जा सकते थे। और हम लोग जंग करने के अभी मुसलमान इस मौके पर काबिल नहीं थे। हमें पता था कि ब्रिटेन और हिंदू कहीं ना निशाना बना सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद ने बात कर दी थी कि हिंदुज़म इंडिया जो था वो बिलोंग पहले हिंदुज़म के पास ही था, और सब कॉन्टिनेंट जो था वो कॉन्सेप्ट में था। क्योंकि यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट होता नेशन का, कहीं ना कहीं कौमियत का कॉन्सेप्ट होता, तो कहीं ना कहीं मुसलमान और हिंदू एक साथ मिलकर अपने आप की पहचान रख सकते थे। पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल डिफरेंस अगर हो गए हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हैं। हमारे माइंड पहले ही मेकअप थे, बरतानिया ने कि उसको क्लियर कर दिया था, क्लियर कर दिया। इट मीन्स कि अब मुसलमानों के दरमियान कॉन्सेप्चुअली अगर तस्वीर में देखा जाए तो एक साथ रहना बड़ा मुश्किल हो गया था। और एक साथ रहना मुश्किल के हिसाब से, और अगर देखा इसी में जाएगा, रहना मुश्किल हो गया है तो साथ निभाना मुश्किल, बीइंग एज अ नेशन। अगर आज के लेक्चर में आपको कुछ चीज़ समझ ना आई तो मेरे साथ जरूर कोई चीज़ का इल्म हो या हो तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब